और बड़े बड़े लोग उनके यहाँ आते थे अपने केस लेकर, हमारा केस ले लीजिए, हमारे केस ले लीजिए, और आप कीमत बोलिए क्या मांगते हैं। इसका मतलब कि आज भी आपके पिताजी के नाम से या उनके नाम लेकर लोग आपके पास आते हैं। अरुण जेटली जी थे, उसी समय आप सदस्य बन गए थे। मैं सदस्य हूँ, मैं पार्टी का सदस्य हूँ, बिल्कुल। पर उसके आगे क्यों नहीं बढ़े? चुनाव लड़ना, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना, ये क्यों नहीं किया अभी तक? आप पर आरोप ये लगता है कि सिर्फ परिवारवाद की वजह से, क्योंकि आप अरुण जेटली के बेटे हैं, इसीलिए आपको ये दोनों पद दिए गए। इसीलिए जय शाह अमित शाह के बेटे और रोहन जेटली अरुण जेटली के बेटे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस में बैठे हुए हैं। कि जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला वही लोग ये ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस चला रहे हैं। मतलब बीजेपी और एनडीए सरकार में या एनडीए से जुड़े हुए लोगों में एक भी ऐसा नहीं है। मैं बात बीजेपी, सारे ईमानदार हैं। मैं बात बीजेपी एनडीए की नहीं कर रहा। नहीं, यही तो मुद्दा है रोहन जी। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि सारे विपक्षियों की यहाँ ही रेड्स होती हैं। जुडिशरी की छवि आपको लगता है कि पहले से खराब हुई है? और इलेक्शन कमीशन की छवि पर, उन पर जो आरोप लगते हैं कि पूरी तरह सरकार की कठपुतली बन गई है, रोज विपक्ष उनको घेरता है। केंद्र सरकार उन सारे बॉन्ड्स की डिटेल जानकर ये देख सकती है विपक्षी पार्टियों को कौन से उद्योगपति ने चंदा दिया, जबकि विपक्षी दल ये पता नहीं लगा सकते कि केंद्र सरकार को, रूलिंग पार्टी को किन उद्योगपतियों ने चंदा दिया। तो ये तो अनफेयर हुआ ना। नहीं, आई डोंट थिंक उद्योगपतियों से पैसा लिया, आई डोंट थिंक सो। उनके यहाँ रेड डाली गई, जिन्होंने नहीं दिया एक्सटॉर्शन किया गया। देखिए, और उनके केस बंद कर दिए गए, उनको बेल मिल गई। जेटली जी ने उस समय नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों किया था? क्या उनको पहले से पता था कि मोदी जी में वो काबिलियत है कि वो इतने बड़े नेता बन सकते हैं? देश का सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता आप किसे मानते हैं? देश का बेस्ट लॉयर आप किसे मानते हैं? सबसे अच्छा वकील जिसने पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा अच्छा किया? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का? देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानते हैं? देश का बेस्ट बल्लेबाज, बैट्समैन आप किसे मानते हैं? दिल्ली का बेस्ट कैप्टन कौन रहा है? बेस्ट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर अब तक का आप किसे मानते हैं? टीम इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पा रही है 2011 के बाद से? क्या बीसीसीआई में परिवारवाद है? बीजेपी में परिवार? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू रोहन जेटली का। डीडीसीए के अध्यक्ष हैं, जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं, और अरुण जेटली के बेटे हैं। बहुत स्वागत है आपका चाय वाला इंटरव्यू में, रोहन जेटली। थैंक यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। लोग जानना चाहते हैं, अरुण जेटली देश के इतने बड़े वकील, इतने बड़े नेता, इतने बड़े मंत्री रहे, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल रहे, उनके बेटे रोहन जेटली कौन है, क्या है, क्या करते हैं? तो पहले आप ही बताइए। मैंने तो बहुत छोटा सा परिचय दिया। रोहन जेटली क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, तो अगर सब बताया जाए तो मैं एक बड़ा सिंपल व्यक्ति हूँ जो एक लीगल प्रैक्टिस करते हैं। ओके। एक पैशन के तौर पे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिसमें दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अब 4 साल होंगे इस साल। राइट। एक फैमिली मैन है और एक गिवर टू सोसाइटी है कि भी कहीं पे कुछ भी हो पाए, हम एक अपनी एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसके ज़रिए हम जितना सोसाइटी में गिव बैक कर सकें, ओके, हम वो भी करते हैं। ओके। तो पिता जैसे हैं, अरुण जेटली जैसे हैं रोहन जेटली, या उनसे अलग हैं? किन मायनों में एक जैसे हैं, किन मायनों में अलग हैं? देखिए, एक औलाद के लिए अपने पिता का दिखाया हुआ रास्ता अक्सर हर परिवार में ये होता है, वही एक रास्ता होता है जो ज़्यादातर लोग चुनते हैं। एक फैमिली के तहत आपको वैल्यू कल्चर मिलती है, अपब्रिंगिंग मिलती है, एक रास्ता दिखाया जाता है। अब आप पूछें क्या आप वकील बने क्योंकि उन्होंने वकालत की? बिल्कुल नहीं। वकालत करना एक मेरा खुद का पैशन था, एक जो कि जल्दी ही उम्र में एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ। स्कूल टाइम में हो गया था? स्कूल टाइम के लेटर इयर्स में हो गया। 10th 12th के आसपास, 9th 10th के करीब कि लॉ करना है, कि भी लॉ करेंगे। एक बड़ी अच्छी डिग्री है, अच्छा एक प्रोफेशन है जो आप जिंदगी में किसी भी दिशा में जाएं। हाँ। चाहे आप कल को बिजनेसमैन बने, आप चाहे कल को पब्लिक सर्विस में जाएं, आप चाहे कोई भी रास्ता पकड़े, कोई भी रास्ता पकड़े, वो काम आएगा। वो एक ऐसी डिग्री है जो आपके हमेशा काम आएगी।
और जब ये फैसला कर रहे थे, पिताजी तो आपके बहुत बड़े वकील थे उस समय, बन चुके थे, देश के जाने माने वकील थे। नहीं, बिल्कुल थे। बल्कि हमारी जब चर्चा हुई इस विषय पे बहुत दफ़ा, तो उसमें वो कहते कि जी हमारे समय पे वकालत एक प्रेफर्ड प्रोफेशन नहीं था। ओके। जब हम फादर साहब के एज ग्रुप की जनरेशन देखें, हाँ। वो डूसू में प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले जब वकालत की, तो जिन लोगों उस समय जब वकालत वाज नॉट अ प्रेफर्ड प्रोफेशन। पैसे नहीं आते उसमें, इतने नहीं थे। बात पैसे की नहीं है, फिर आपको एडमिशन ही नहीं मिलती थी किसी और कोर्स में बिकॉज ऑफ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड स्कूल्स, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। तो वकालत करी लोगों ने, अपना नाम बनाया, और आज की डेट में आप देखिए एक अक्रॉस बोर्ड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अवेलेबल है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा। और वो बाद में आपको फैसला सही लगा होगा जब आपने देखा कि पिताजी ने तो लॉ में इतना नाम कमा लिया और बड़े बड़े लोग उनके यहाँ आते थे अपने केस लेकर, हमारा केस ले लीजिए, हमारे केस ले लीजिए, और आप कीमत बोलिए क्या मांगते हैं। देखिए, मेरा जो पर्सनल मानना है, वकालत में आप अगर एक वकीलों की फैमिली से हैं, अगर आप एक सेकंड थर्ड जनरेशनल लॉयर हैं, आपको उस बात का अगर लाभ है तो उस बात का एक नुकसान भी है। लाभ क्या है, मैं आपको इन दोनों विषयों के बारे में बताता हूँ। लाभ ये है कि आप एक नामी गिरानी वकीलों की फैमिली से हैं, ठीक है, तो आपको एक बेनिफिट है आइडेंटिफिकेशन की। आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? नुकसान क्या है, उतने ही बड़े शूज हैं फिल करने के लिए, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन। एक क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन आपसे 3x होती है। पिताजी तो ऐसे करते थे, कुछ वो भी तो हाँ समझ गया, कंपैरिजन तो होगा, कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, और एक्सपेक्टेशन भी उतनी बढ़ेंगी। जब तुलना और एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो फिर आप क्या करेंगे? आपको उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है और उतना ही ज़्यादा डिलीवर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द बिग शूज दैट यू हैव टू फिल। मतलब ईमानदारी से बताइएगा, इसका मतलब कि आज भी आपके पिताजी के नाम से या उनके नाम लेकर लोग आपके पास आते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ जी अरुण जेटली जी को हम याद करते हैं। देखिए, लोग आते हैं, लोग काफ़ी मिलते हैं। कई लोग प्रोफेशनल तौर पे आते हैं कि भाई हमने आपके फादर साहब को पेश कराया था इतने साल पहले, तो वी वांटेड कि आपका इस केस में क्या मानना है। दे कम विद अ सेंस ऑफ एंगेजिंग, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए केस लड़ें। और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी फिर उतनी ही ज़्यादा होती हैं बिकॉज उन्होंने पहले देखा है कि उनको क्या अचीव हुआ था। तो मैच कर पाते हैं अरुण जेटली का लेवल मैच करना बहुत मुश्किल है। देखिए, लेकिन मुश्किल है, लेकिन समय के साथ नामुमकिन नहीं है। ओके। आज मेरे को इस प्रोफेशन में 12 साल हुए, 12 साल इसी महीने होंगे, बल्कि मई में। आप पहले कुछ साल मैं लिटिगेशन में हूँ, मैं कोर्ट में पेश होता हूँ, मैं बहस करता हूँ। आप मेरे को बोल दीजिए मेरी ये समस्या है, कोर्ट में केस है, मैं वो बहस करूँगा, मेरा काम है वो। लेकिन ये प्रोफेशन उतना शुरुआती सालों में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपको अपना, जिसको कहते हैं यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, आपको वो लगातार करना पड़ता है। और लॉ एक ऐसी फील्ड है जो इवॉल्व करती है। अब आप बात करिए, अब आप पत्रकार हैं, आप ऐसे क्षेत्र से, आप पार्लियामेंट में देखते हैं लॉज इवॉल्व करते हैं, चेंज होते हैं, तो आपको समय के साथ अपडेटेड भी रहना पड़ता है। एब्सोल्युटली। तो आपका एक लर्निंग प्रोसेस रहता है और एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस रहता है, एंड दोनों साथ में चलने होते हैं। अरुण जेटली जी ने तो बहुत जल्दी राजनीति में कदम रख दिया था। हाँ जी, छात्र राजनीति के समय से ही वो एक्टिव हो गए थे। बिल्कुल। आप कहाँ रह गए पीछे? देखिए, बात पीछे रहने की नहीं, मेरा मानना थोड़ा सा हटके है। जो मेरे को
मेरे फादर साहब अपने जीवन में और मेरी मदर आज की डेट में हमेशा याद दिलाती हैं कि भी पहले अपना प्रोफेशन पे फोकस करो, एक प्रोफेशनल नेम एस्टैब्लिश करो. पॉलिटिकल जर्नी कैन फॉलो सूट देयर. ओके. अब जैसे आप फादर साहब का देखें, मैं आपसे बस एक बात शेयर करें. स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद वो वकालत में फोकस कर रहे. सन 90 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने. सन 99 तक वो अपनी प्रैक्टिस में रहे. अटल जी की सरकार में रहे, फिर प्रैक्टिस करी, संसद में रहे संसदीय तौर पे. फिर उसके बाद 2009 से लेकर 14 तक नेता प्रतिपक्ष रहे राज्यसभा में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन. 2014 से लेकर 19 तक वो सरकार में रहे मोदी जी की. एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोफेशनल बाइंडिंग आपको दिखेगी थ्रू द प्रोसेस. और आज का ज़माना एक देयर इज़ अ चेंज. हर व्यक्ति को एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ लाइवलीहुड राइट इज नेसेसरी अक्रॉस बोर्ड. क्योंकि पॉलिटिक्स का कोई भरोसा नहीं है. पॉलिटिक्स में अभी जब तक आप कहीं बड़े लेवल पर पहुंच ना जाएं तो पैसा भी नहीं है. सांसद बने, मंत्री बने, तब जाहिर है कि सैलरी भी अच्छी होती है, पर्क्स भी अच्छे होते हैं. मेरा मानना अलग है कि पॉलिटिकल लाइफ में कोई सैलरी नहीं होती और कोई आमदनी नहीं होती. मेरा जो बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे मानना है. सैलरी तो आती है. देखिए, यू गेट अ पार्लियामेंटेरियन सैलरी और अ पोस्ट विच यू आर बेयरिंग फॉर इंस्टेंस, बट बहुत कम होती है. आई डोंट नो द फिगर्स. मतलब मेरे को उन फिगर्स की जानकारी. आपको अपने पिताजी की सैलरी नहीं पता थी? देखिए, जब वो सांसद थे इतने वो साल. एक बेसिक सैलरी होती है. आपका लाइवलीहुड आपकी सेविंग से चलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट से चलता है. वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता. और अगर आपको अपनी एक क्वालिटी लाइफ विद कंफर्ट एंड पब्लिक सर्विस डिवोशन मेंटेन करनी है, सो आपकी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स होनी जरूरी है इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस इट. ओके. आप बीजेपी के सदस्य तो हैं वैसे? मैं बीजेपी का बिल्कुल सदस्य. कब से हैं? मैं बीजेपी का सदस्य पिछले कम से कम 6-7 साल से हूँ. यानी पिताजी जब थे, अरुण जेटली जी थे, उसी समय आप सदस्य बन गए थे? मैं सदस्य हूँ, मैं पार्टी का सदस्य हूँ. राइट. बिल्कुल. पर उसके आगे क्यों नहीं बढ़े? चुनाव लड़ना, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना, ये क्यों नहीं किया अभी तक? मैं एक पार्टी का बिल्कुल साधारण वर्कर हूँ, अगर मैं बड़े स्पष्ट तौर पे बता पाऊँ. मेरा केवल फोकस यह रहता है कि भी पार्टी के कैसे काम और किस दिशा में मेरा योगदान रहे, और जो पार्टी के लोग निर्णय करेंगे हम वो फॉलो करने वाले लोग हैं. ओके. मतलब आप ओपन है ना? आपने विकल्प अपने खुले रखे हैं. पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे, चुनाव लड़ाए, राज्यसभा भेजे. नहीं, देखिए, चुनाव लड़ाए, चुनाव ना लड़ाए, राज्यसभा भेजे, राज्यसभा ना भेजे, पार्टी वगैरह के तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो हम हमेशा फुलफिल. आप क्या प्रेफर करेंगे? आपकी इच्छा अंदर से क्या है? मेरी ना कोई इच्छा है, ना कोई प्रेफरेंस इस चीज़ को लेके. मैं बताऊँ माना जी, मैं बड़ा कंटेंट आदमी हूँ इन मामलों में. मेरे से कोई पूछता है कि आपको ये करना चाहिए, ये जब सही समय आएगा, जब होगा, मैं कंटेंट रहता हूँ. मैं अपने 2-4 केस करता हूँ, मैं उनमें बहुत सेटिस्फाइड. ओके. ओके. सो ऑलराइट. ओके. अब ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि आप केंद्र सरकार के काउंसिल्स के पैनल में पिछले साल शामिल हुए. देखिए, मैं सरकार के वकील आप एक तरह से बने. मैं सरकार का वकील सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ सालों से हूँ पैनल पे. मैं पिछले चंद महीने से दिल्ली हाई कोर्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल भी हूँ. ओके. एंड ये केवल एक वो है कि भाई जो मेरी प्रोफेशनल क्षमता है और मैं किस तरीके में उस चीज़ में योगदान दे सकता हूँ, मैं दूंगा. ठीक है. ओके. और डीडीसीए के अध्यक्ष भी आप बने. देखिए, वो कैसे हुआ? डीडीसीए के अध्यक्ष पद का ये बैकग्राउंड है. फादर साहब सन 98 से लेके 2013 के एंड तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे. इस दौरान वो वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई वगैरह भी रहे.
सन 2020 में जब कोविड पैंडमिक चल रहा था, डीडीसीए में काफ़ी ऊपर नीचे के समय आए, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, बहुत कुछ हुए। उस समय एक चुनाव हो रहा था जिस समय काफ़ी डीडीसीए से जुड़े हुए और क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों ने ये करा कि भाई आप इसमें आइए। मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ। मेरा पहला चुनाव हुआ 2020 नवंबर में। उसके बाद अक्टूबर 2021 में इलेक्शन दोबारा हुआ, जो कि एक 3 साल के टेन्योर का था, जो कि इस साल अक्टूबर एंड तक है। और केवल एक ही फोकस था कि जो फादर साहब ने डीडीसीए अध्यक्ष होने के तौर पे दिल्ली में जो क्रिकेट को लेके काम करे, जिस तरीके से उस समय पे स्टेडियम का निर्माण किया जब क्रिकेट में फंड्स बहुत कम थे, एंड ओवर द इयर्स 2013 से लेके 2013-14 से लेके 2020 तक स्लोली एंड स्टेडली इंफ्रास्ट्रक्चर की डाउनफॉल हो रही थी, एंड उन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए और वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। आज की डेट में आप अगर कहीं जाते हैं, हम किसी मॉल में तो नहीं जाते जो 2005-6 में बना और उसके बाद कभी मेंटेन नहीं हुआ। हमारे को एज कंज्यूमर एक आदत है कि अगर हम किसी चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, किसी सर्विस की, तो हमारे को जी कंफर्टेबल चाहिए। आप देखिए ओवर द इयर्स मॉल्स की क्वालिटी, फैसिलिटीज़, मूवी थिएटर्स की क्वालिटी, फैसिलिटीज़ कितनी चेंज हुई है। इट इज़ मोर कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार है। तो मेरा केवल इतना मानना था कि जी दी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली अलॉन्ग विद जो कि एक लार्ज फुटफॉल है। तो मैं जब 2020 के बाद 21 में चुनाव लड़ा और वापस चुनाव जीत के मैं आया डीडीसीए में, तो हमने फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की मुहिम करी, बिकॉज हमें पता था जी 2023 में वर्ल्ड कप है, राइट। कोविड से अभी हम निकल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की ज़रूरत है जो कि 2007-8 के बाद आज तक नहीं हुआ। तो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल पे क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़, आप सुन के हैरान हो गए कि दिल्ली शहर में हर साल 1500 क्रिकेट मैचेस होते हैं अक्रॉस द सिटी एट द क्लब लेवल, जो डीडीसीए करवाता है। जो डीडीसीए करवाते हैं, जिसमें से टैलेंट निकलता है। ओके, इसकी डिटेल्स में बाद में आऊंगा। हाँ जी। लेकिन पहले जो आप पर आरोप लगता है मैं उस पर आ रहा हूं, क्योंकि अब आपने डीडीसीए के प्रेसिडेंट और केंद्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बनने की कहानी बताई। आप पर आरोप यह लगता है कि सिर्फ परिवारवाद की वजह से, क्योंकि आप अरुण जेटली के बेटे हैं, इसीलिए आपको ये दोनों पद दिए गए। क्या जवाब देते हैं आप? देखिए, डीडीसीए प्रेसिडेंट का पद कोई नियुक्ति का पद नहीं है। डीडीसीए में 4200 मेंबर हैं, 4200। एक चुनाव होता है, प्रॉक्सी चुनाव नहीं है। इसमें हर मेंबर आके खुद वोट डालते हैं। बैलेट सिस्टम है वोटिंग का। रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं उस इलेक्शन प्रोसेस के लिए। आर्टिकल्स जो कि सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड है उसके तहत एक चुनाव होता है। तो ये एक इलेक्टेड पोस्ट है, नॉमिनेटेड पोस्ट नहीं है। एंड अगर मैं काम नहीं करूंगा और डिलीवर नहीं करूंगा मेंबर्स के लिए, तो हार जाऊंगा। तो मैं हार जाऊंगा। ओके। पर ये तो आप जानते हैं, बीसीसीआई हो या स्टेट एसोसिएशंस हो, सब जगह किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही चुनाव लड़ता है और जीतता है। देखिए, तो ये तो मान लीजिए क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए थे किसी तरह से, इसीलिए आप वो चुनाव लड़ पाए और जीत पाए। देखिए, मैं अगर आप समझे बात को, तो बीजेपी का मैं सदस्य हूँ। हाँ और मैं एक बीजेपी के इकोसिस्टम में ही पला बड़ा हूँ। हाँ। तो अब आप अगर कोशिश करके मेरे को अलग करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। ओके। और तो फिर परिवारवाद के आरोप तो लगेंगे ना। देखिए, अब आप केंद्र सरकार की जो वकील बने। मेरा मानना केवल इतना सा है हाँ।
केवल एक है कि चुनाव लड़ा जाता है, हाँ, चुनाव में वोटर का एक डिसीजन आता है। एलिगेशन लगेगी जी आपको फलानी पोस्ट पे नॉमिनेट किया गया है, हाँ, तो बात अलग है। ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पोस्ट है, ठीक है, ओके, एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो कोई भी लड़ सकता है। मेरे Okay. खिलाफ एक बहुत अच्छे व्यक्ति लड़े, चुनाव हुआ, बड़ा हेल्दी चुनाव हुआ, ठीक है। इलेक्शन और प्रोसेस हुआ, उसमें जो रिजल्ट आया वो रिस्पेक्टफुली हमने एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसी तरह आज मैं हूँ पोस्ट में, कल को मैं हार भी सकता हूँ। नहीं, पर क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, इसीलिए जय शाह अमित शाह के बेटे और रोहन जेटली अरुण जेटली के बेटे देखिए- इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस में बैठे हुए हैं। देखिए मानक जी, मैं एक बात बताऊं, जय शाह जी एज सेक्रेटरी बोर्ड, उन्होंने जितना क्रिकेट के लिए काम किया है 2019-20 से लेके आज तक, मेरा मानना है पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ। आप बताइए आज की डेट में विमेन क्रिकेट की जो फीस है, विमेन क्रिकेटर्स की प्लेइंग फीस is at par with men cricketers. Why was it not done in the past? These are bold decisions जो लिए जा रहे हैं। इसका क्रेडिट जय शाह को जाता है। उनका ही डिसीजन है, बीसीसीआई का डिसीजन है। आपका पिछले साल वर्ल्ड कप होस्ट हुआ, कितना स्मूथली होस्ट हुआ अक्रॉस मल्टी वेन्यूज। हर वेन्यू में बीसीसीआई मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी, सब ने विजिट किया इन प्रेपरेटरी स्टेज, प्रायर। हाँ, क्या इंस्ट्रक्शंस आए कि जी हाइड्रेशन एंड हाइजीन, क्या मतलब हुआ कि जी कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, मिनरल वाटर सारे दर्शकों को दिया जाए? कौन करता है? ओके, पर लेकिन इन आरोपों से आप बच नहीं पाएंगे देखिए, रोहन जी, जिन्होंने- चाहे विपक्षी नेता हो, विपक्षी पार्टियां हो, या फिर सोशल मीडिया पर देख लीजिए कितने लोग ट्रोल करते हैं, देखिए, इन्होंने जय- कभी क्रिकेट नहीं आप- खेला, आप ना जय शाह ने खेला, ना रोहन जेटली ने खेला, और फिर भी देखिए कितने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हो। आप मेरे को एक बात बताइए, जय शाह जी हैज बीन अ पार्ट ऑफ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन प्रायर टू 2014। तब तो कांग्रेस सरकार थी, यूपीए लेड गवर्नमेंट थी। हाँ, लेकिन स्टेट में तो आपकी सरकार थी बीजेपी की। It's not about that. Please understand, cricketing ecosystems are apolitical structures. आज की डेट में DDCA, for instance, in the 80s and 90s was a Congress-dominated ecosystem. ओके, It still is. There are so many members of the association जिनकी कांग्रेस लीनिंग है। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप राजीव शुक्ला का नाम ले रहे हैं। मैं शुक्ला जी का नाम नहीं ले रहा। नहीं, ले लीजिए। शुक्ला जी इज मैं तो खुद पूछता हूँ और उनसे भी पूछता हूँ। शुक्ला जी DDCA के मेंबर भी नहीं है, हाँ, नहीं, बीसीसीआई के। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है। बट मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो मैं हेड कर रहा हूँ उसकी बात बता रहा हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल। तो फिर ये इस आरोप पर क्या कहते हैं कि जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला वही लोग ये ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस चला रहे हैं, और सिर्फ इसलिए चला रहे हैं क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, क्या इस इन एसोसिएशंस में रह के हमें कोई मॉनेटरी इंसेंटिव होता है? जीरो, कुछ Not नहीं मिलता, 1 rupee. कुछ नहीं मिलता। नॉट 1 rupee, एंड नॉट 1 rupee एज बेनिफिट, ओके, and to say that only cricketers should run cricketing organizations is not they may be very good administrators, they may not be very good administrators. ओके, You please look at, आप उन लोगों को, आप जितने भी स्टेट एसोसिएशंस के लोग हैं आप देखिए और उन्होंने क्या काम किया वो देखिए। ठीक है। लेट उनको गेज करिए उनके काम पे, नॉट बाय अ परसेप्शन कि जी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, नॉन क्रिकेटर्स हैं। तो आपका नाम फिर बार बार क्यों आता है, या जय शाह का नाम क्यों आता है बार बार कि परिवारवादी हैं? फिर और भी बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के बेटे बेटियों के नाम आ जाते देखिए, हैं। मैं बड़ा क्लियर बताऊं, मैंने अभी आपको बताया कि एक इलेक्शन प्रोसेस है, वो इलेक्टोरल रोल ही है जो डिसाइड करेगा कौन जीतेगा। वो ठीक है, लेकिन परिवारवाद का आरोप तो आप ही की पार्टी लगाती है। विपक्षी पार्टियां सारी परिवारवादी हैं,
और प्रधानमंत्री ने तो एक परिभाषा भी दे दी, ये परिवारवाद होता है, ये नहीं होता है। अगर परिवारवाद होता तो मैं आज कहाँ का कहाँ होता। अगर आप वो डेफिनेशन में करें, ओके, मैं आज की डेट में हाँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट पैनल पे हूँ जो कि लिटिगेशन करते हैं कोर्ट में, ठीक है, और मैं उस पैनल पे कितने साल बाद आया हूँ? आफ्टर 11 years ऑफ डिसाइसिव एक्टिव प्रैक्टिस। ओके, मैं अगर इफ़ इट वाज अबाउट कि भाई परिवारवाद के तौर पे या बेनिफिट देने के तौर पे ऐसा करा जाए, इट कुड हैव हैपेंड years ago. It never happened in my father's lifetime. पर आप तैयार हैं इन आरोपों को झेलने के लिए? अगर आप पॉलिटिक्स में आए आगे, मान लीजिए सांसद बने, मंत्री बने, फिर आरोप लगेंगे ये, जैसे अभी भी लगते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह पर लगते हैं, जय शाह पर लगते हैं, बांसुरी स्वराज पर लगते हैं। मेरा मानना है एकदम अनफेयर है कि आप इन सारे व्यक्तियों के, जय शाह जी, पंकज जी, बांसुरी जी, एंड माई सेल्फ इंक्लूडेड, हमारे पास क्या डू वी नॉट हैव द पोटेंशियल टू स्टैंड ऑन आवर ओन फीट? एवरीवन डज, हर कोई खड़ा होता है। आप हर व्यक्ति को उनके काम से देखिए। क्या पंकज जी ने नोएडा में अपने क्षेत्र में काम नहीं किया ग्राउंड पे? आप देखिए। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब आपने मेरे से प्रोफेशनल बात करी कि जी कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स, आपके जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? मैं कहा जी इट्स 3 times द एक्सपेक्टेशन, राइट, बिकॉज विद एन आइडेंटिफिकेशन आपको ये भी मिलता है कि भी आपके एक डिलीवरेबल्स भी बहुत आगे हैं, फायदा कम नुकसान ज्यादा। मैं आपको बताया था, एन एडवांटेज इज अ लॉस। ओके, तो यहाँ पर भी ये सब एक सेम उसके हैं कि भाई योर पेरेंट्स हैव सच अ शैडो विच इज सो बिग, राइट, कि आपको हमेशा उसके तहत ही रहना पड़ेगा। तो आप राहुल गांधी और उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि परिवारवाद का आरोप बीजेपी को लगाने का मॉरल राइट है ही नहीं? उनकी पार्टी में भी बहुत सारे परिवारवादी नेता हैं। देखिए, आज अगर बांसुरी नई दिल्ली पार्लियामेंट्री क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, दैट इज आफ्टर 4.5-5 years ऑफ सुषमा जी's demise. उन्होंने इतने साल बीच में काम किया है, आप पहले पता करिए। पर परिवारवाद होता है ना? There is होता तो nothing है called ना? as परिवारवाद. There is nothing called as परिवारवाद. बीजेपी तो बोलती है परिवारवाद है, ये सारे विपक्षी परिवारवादी हैं। देखिए, if someone is stepping, अगर आज कोई स्टेप इन कर रहा है into a political structure, आप जब तक रेडी नहीं हो, आप जब तक उसमें जाने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक आपको कोई पुश नहीं कर सकता। आज अगर कोई किसी रास्ते को, अगर आज कल को अगर सपोज देयर इज अ बिजनेस फैमिली और उनकी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आए, तो क्या वो परिवारवाद है? ऑब्वियसली नॉट। तो बीजेपी को ये आरोप नहीं लगाना चाहिए ना फिर विपक्षी पार्टियों पर कि वो परिवारवादी हैं? देखिए, परिवारवाद और नॉट, हर व्यक्ति को उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल पे देखना चाहिए। Okay. जो मेरा सीधा स्पष्ट तौर पे कहना है। ठीक है, मैं समझ गया। ओके, अब जब परिवारवाद की, अरुण जेटली जी की बात हो रही है, आप तो उस घराने में बड़े हुए जहां पर जेटली जी के घर पर अमित शाह से लेकर, नरेंद्र मोदी से लेकर, राजनाथ सिंह से लेकर, सुषमा जी से लेकर सारे बड़े बड़े नेता आते होंगे, राजनीतिक बैठकों के लिए आते होंगे, अपने कानूनी मसलों के लिए आते होंगे। कुछ पुरानी यादें हैं आपकी उस समय की? कुछ किस्सा कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो आपके जहन में आज भी बसा हो? देखिए, मैं कभी भी किसी समय पे इन मीटिंग्स में नहीं शामिल रहा। ये सब वो लोग हैं, चाहे अक्रॉस पार्टी लाइन, मतलब आज की हम बात करें, जितने लोग विपक्षी पार्टियों में भी हैं लेकिन वकील हैं, अलग अलग स्टेटस से हैं, वो सब आज भी परिचित है और जानकार हैं। एंड
कहीं पे भी कोई बैठक हो, चाहे वो प्रोफेशनल काम की हो या किसी और संदर्भ में पॉलिटिकल मीटिंग हो, पास्ट में जो हो, उन बैठकों में मेरा कोई ज़्यादा नहीं ना बैठक मैं रहा नहीं, हूं। पर जब घर पे आते होंगे, मुलाकात होती होगी, आप उनके बच्चों से मिलते होंगे, जब बचपन में साथ बड़े हुए हैं, तो कुछ आपकी यादें हैं, कोई किस्सा है इस तरह का जो आज भी याद आता हो? देखिए ऐसी बहुत चीज़ें हैं। एक दफ़ा देर इज़ अ वेरी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेमोरी है जो मैं शेयर करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के युवा साइड ने, मोर्चा साइड ने, अनुराग जी की अध्यक्षता में उस समय एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। तिरंगा यात्रा वो सपोज टू गो टू श्रीनगर लाल चौक। जब ये लोग जब यात्रा J&K पहुंची, पंजाब के लखनपुर वाली साइड में, उधर फादर साहब, सुषमा जी, अनंत कुमार जी, हम लोग, मैं साथ में गया था उस समय पे, जम्मू में लैंड किया, तो दे वर स्टॉप्ड एट द एयरपोर्ट। So there is a very iconic picture कि एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर नहीं गए हुए, they were told कि भाई you'll have to fly back, and they were given a notice by the local administration. So there was a bench there, so all three of them were sitting on that bench and waiting कि भाई what to do next. आप आज देखें, आज की डेट में मेमोरी क्या है कि भी वो तीनों नेता उस समय पे जो तिरंगा यात्रा पे गए थे पार्टी की तरफ से, उन तीनों नेताओं का निधन एक स्टिपुलेटेड सेम समय में हुआ। तो एक बड़ी पार्टी के लोगों में वो एक मेमोरी है जो कार्व्ड इन है। फिर वहाँ से लखनपुर लेकर गए, फिर दे वर ब्रॉट बैक अगेन, दे एंटर्ड अगेन, दे वर ड्रॉप्ड ऑफ इन लखनपुर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, देन व्हेन विद द यात्रा दे एंटर्ड, उनको वापस डिटेन किया गया। तो ठीक है, दीज आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल, दीज आर मेमोरीज व्हिच आर क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द डे, एंड देयर आर जिलियन सच मेमोरीज। इफ वी टॉक अबाउट इट, हम बात करते रहेंगे इन चीज़ों के बारे में। नहीं, मैं तो खुद जानना चाहूंगा किसी दिन, और फिर आराम से बात करेंगे बिल्कुल। कि बचपन में और आपकी कौन कौन सी यादें हैं इन बड़े नेताओं को लेकर। अब रैपिड फायर राउंड खेलें या उससे पहले एक और इशू कवर कर लेते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल का। आप जैसे, क्योंकि आप दिल्ली में एक्टिव हैं, DDCA में आप एक्टिव हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर होते हैं। अरविंद केजरीवाल का और शराब घोटाले का जो मामला है, ये आजकल पूरे देश में छाया हुआ है। अब लग रहा है चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है कि केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दे दी जाए। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, जो मैटर कोर्ट में है और जो रिजर्व्ड है, उस विषय पे चर्चा ना करें तो बेटर। ओके, मैं आप घुमा के पूछता हूं। हाँ, अगर हम बात करें, मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा इस विषय को लेके, वेदर एक्साइज नॉन एक्साइज, इन्हीं कोई भी व्यक्ति जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक लाइफ में एक इलेक्टोरल प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आए हैं और सरकार में है, उनको एक डाउट से ऊपर होना होता है। क्या आज संवैधानिक तौर पे कोई प्रोविजन है कि एक मुख्यमंत्री जेल में जुडिशल कस्टडी में किसी आरोप के तहत और वो सरकार में रहे? ऐसी कभी पोजीशन आई नहीं है पास्ट में। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए? नहीं, वेदर इस्तीफा और नॉट, वो उनका पर्सनल निर्णय है। पर क्या संवैधानिक तौर पे ये पोजीशन आई और क्या संवैधानिक तौर पे कोई प्रोविजन है इस चीज़ को लेके? नहीं है। क्या इस स्टैचर पे एक नेता को, एक कहावत है, इंग्लिश सेइंग है, यू हैव टू बी बियॉन्ड डाउट लाइक अ सीजर्स वाइफ। तो आपको एक, आपकी जो यार्डस्टिक है
क्लैरिटी की वो एक पॉइंट से ऊंची होनी चाहिए। आपका ये नहीं हो सकता कि भाई मैंने कुछ नहीं किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा या मैं ऑफिस में रहूंगा। ठीक है, समझ गया मैं। यू हैव टू बी बियॉन्ड डाउट। Okay. लोगों को ये पता होना चाहिए आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर ऑल रॉन्ग एलिगेशंस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। Okay, लेकिन देखिए उनका जो इस पर जवाब है वो ये रहता है कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग ये सरकार पूरे देश में कर रही है और इसी को वो चुनाव में मुद्दा भी बना रहे हैं। देखिए हमारे खिलाफ जो मुद्दा है ये भी वही है, चुनाव के समय उठाकर जेल में डाल दिया। देखिए सीबीआई ईडी का दुरुपयोग इज नॉट समथिंग विच इज इजीली डन। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, दे वर्क ऑन केसेस दैट हैव बीन रजिस्टर्ड प्रायर, प्री एग्जिस्टिंग ऑफेंसेस। अब कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया है और उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्ट है तो ये बिकॉज ऑफ मिसयूज है। अब आप समझिए बात को, वाई इज देयर अ राइज इन दीज केसेस? मतलब ये एक सोचने वाला तत्व में दे। क्योंकि सरकार ने सीबीआई ईडी को एक्टिव कर दिया है, नहीं, इसीलिए केसेस ज्यादा हो रहे हैं। नो, फिर मेरा मानना अलग है। क्या है? आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आपकी फाइनेंशियल ट्रेसिंग लिमिटेड होती थी। आज की डेट में बिकॉज ऑफ इंक्लूजन, बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूज, डिजिटल प्रिंट्स मिल जाते हैं और इसीलिए पैसा पकड़ा जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट, ट्रांजैक्शनल प्रिंट्स, हर सब कुछ अवेलेबल है। आप आज की डेट में अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो कैलकुलेट होकर आपको 1 महीने के अंदर वापस आ जाती है रिसीट से कि भाई ये आपका रिफंड बना या ये नहीं, तो आपने एडिशनल डिमांड फिल करनी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इस सरकार के 10 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शंस का दायरा बढ़ा, उसकी वजह से अब सीबीआई ईडी की रेड्स भी बढ़ी हैं और वो ज्यादा एक्टिव हो गई, उनको हेल्प हो रही है। नॉट अबाउट, दैट्स अ फैक्टर। अब मैं आपको एक अलग बात करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ फॉर क्लैरिटी कि मेरे को एक दफ़ा मेरे बैंकर का फ़ोन आया। हाँ। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जी ये आपके अकाउंट में ये कोई फंड्स आए हैं, 7-8 लाख रुपए आए थे। मैं कहा हाँ जी आए हैं। नहीं, वो हमारा ना इंटरनल ऑडिट में क्वेरी आती है, सो वी जस्ट वांटेड कि किस हेड में हम करें, क्लैरिटी चाहिए थी। मैं जी प्रोफेशनल रिसीट्स हैं। ओके, सवाल पूछा ना, तब ये पैसे मेरे अकाउंट में आए, कहाँ से आए, क्यों आए, इट्स ऑल ट्रांजैक्टेड, एक चेन है। हर व्यक्ति, अब आप और मैं आराम से की नींद क्यों सोते हैं? क्योंकि हमारा कोई डूबियस डीलिंग्स नहीं है। मतलब बीजेपी और एनडीए सरकार में या एनडीए से जुड़े हुए लोगों में एक भी ऐसा नहीं है। मैं बात बीजेपी, सारे ईमानदार हैं। मैं बात बीजेपी एनडीए की नहीं कर नहीं, यही तो मुद्दा है रोहन जी। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि सारे विपक्षियों की यहाँ ही रेड्स होती हैं। अब आप बताइए, झारखंड में जो परसों रेड हुई और वहां पे कितना कैश मिला? 20 करोड़। मैंने मान लिया, मैंने ये तक मान लिया कि जितनी रेड्स हुई हैं वो सारी सही हुई हैं, मान लिया। पर ऐसा तो नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं 100% ऑपोजिशन वाले बेईमान और सरकार से जुड़े हुए सारे लोग ईमानदार। इनके यहाँ एक केस नहीं मिलता। देखिए, आई एम श्योर कि हर किसी की अपनी समस्या है। आपको क्या लगता है मेरे को इनकम टैक्स नोटिस नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। पर सिर्फ नोटिस आते हैं ना आपके यहाँ तो। बात नोटिस की नहीं। इसी तरह जब तक ऑपोजिशन में रहेंगे, रेड होगी, इधर आ जाएंगे वॉशिंग मशीन से निकल के, देखिए उसके बाद समन चले जाएंगे, बात वॉशिंग मशीन, फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मानक जी, बात वॉशिंग मशीन की नहीं है। हाँ। आप किसी भी साइड हो, अगर आप एक अबव बोर्ड लाइफ जी रहे हैं जिसमें आपकी कोई डूबियस डीलिंग, डूबियस ट्रांजैक्शंस, योर अबव बोर्ड क्लीन अक्रॉस बोर्ड, तो कोई समस्या ही नहीं है। और अब तो बीजेपी ने खुद कहा ना 70,000 करोड़ का आरोप अजीत पवार पर। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, अशोक चव्हाण, आदर्श घोटाला, और 10 नाम गिनवा दूंगा मैं अभी, जो पहले तो करप्ट थे, बीजेपी में आ गए वॉशिंग मशीन से धुल के। तो बात वॉशिंग मशीन से धुल के नहीं, बट देयर केसेस आर स्टिल गोइंग ऑन। देखिए, वो हर व्यक्ति किस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहे, वो उनका एक पर्सनल निर्णय है। अच्छा ठीक है। और ये केसेस ऐसे नहीं है जो कि स्विच ऑन ऑफ और स्विच ऑफ हो जाए, लीगल प्रोसेस तो चलेगा, कोर्ट, जुडिशरी।
जुडिशरी आपने नाम लिया, मैं जुडिशरी पर ही पूछने वाला था। जुडिशरी की छवि आपको लगता है कि पहले से खराब हुई है जब से वो 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार आने के बाद हुई उसके बाद से, या आपको लगता है कि जबरदस्ती उसको घसीटा जाता है राजनीति में जुडिशरी को? देखिए, मेरा मानना है कि जुडिशरी ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली हैज़ बीन टेकिंग स्टेप्स जिसमें वो खाली अपना फुटप्रिंट ऑफ देयर प्राइमरी गोल ऑफ जुडिशियल डिसिप्लिन टू बी एंड जुडिशियल प्रोसेस टू बी फॉलोड, उसको इस्टेब्लिश कर रही है। आप बात करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे लेके आज तक की, कंसिस्टेंटली एक सिस्टम हैज़ ओनली बिकम फार बेटर, इट्स बिकम फार मोर efficient, it's become far more deliverable at the ground level. तो सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, देखिए कोई दबाव नहीं होता जजों पर? सरकार का किसी जज से मेरा मानना है कोई इंटरेक्शन होता भी नहीं है, वो एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पर जज तो बीजेपी में आकर चुनाव भी लड़ गए। देखिए, वो एक अलग चीज़ है जिसमें मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो टिप्पणी दें। हाँ। आप अगर मतलब कल आपने बात करी अरविंद केजरीवाल जी के केस की, सुप्रीम कोर्ट की, कल जो कोर्ट से न्यूज़ फीडर्स आ रहे थे, हाँ। वो आ रहे थे कि ही माइट बी गिवन एन इंटरिम रिलीफ एंड विद सम राइडर्स क्वा एक्सेट्रा। तो जुडिशरी अपने तहत अपने तरीके से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर प्रोसीजर ही काम पर जजों को लगता है आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए? राज्यसभा भी चले गए कुछ लोग तो। देखिए, आई डोंट हैव अ व्यू ऑन दैट। वो एक पोस्ट रिटायरमेंट आफ्टर लीविंग अ जॉब, वो एक व्यक्ति का पर्सनल। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन की छवि पर, उन पर जो आरोप लगते हैं कि पूरी तरह सरकार की कठपुतली बन गई है, रोज विपक्ष उनको घेरता है। देखिए, आई डोंट थिंक दैट्स एट ऑल करेक्ट। इलेक्शन कमीशन, एटलीस्ट इन इंडिया, जो हमारी इलेक्शन कमीशन है हिंदुस्तान की, उसका एक रिकॉर्ड है इलेक्शंस एक तरीके से एक प्रैक्टिस प्रोसीजर में एक एसओपी के तहत कराने का। और उसमें क्या करते हैं, मतलब आज की डेट में कोई व्यक्ति अब आज की डेट में डीप फेक्स की कंप्लेन होती है। ये एक नया सब्जेक्ट है जो कि पिछले साल भर 1.5 साल से चल रहा है। तो समय के साथ वो इवॉल्व करते हैं। एंड मेरा मानना है कि इतनी ट्रांसपेरेंटली, जहाँ की आप दूसरी देशों के कमीशंस को, सरकारों को इनवाइट करते हो कि आके आप हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन देखिए। ओके, ठीक है। और उस पे अगर सवाल उठाया जाए, बहुत साल पहले चलता था जी, आप ईवीएम का बटन दबाते हैं, हाँ, तो वोट एक ही को हो जाता है, आप चाहे बटन कोई भी दबाएं। हाँ। अब ये तो कहने की बातें हैं, जो एविडेंस का है। एब्सोल्युटली। ओके, ईवीएम पर तो मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन इलेक्टोरल आज की डेट में वीपैट आ गया, वीपैट, वेयर यू सी कि भी किसको वोट कास्ट हुआ, देन वीवीपैट, करेक्ट, ओके। पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आप क्या कहेंगे फिर, जिस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, गलत है, इसको हटाइए? देखिए, देयर इज अ मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा। अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में से कैश हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, कैश, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज अ सिस्टम। आज की डेट में आपके पिताजी लाए थे, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जो उनका नज़रिया रहा होगा इस विषय पे, मैं वो आपसे कोशिश कर रहा हूँ शेयर करने की, अटेम्प्ट कर रहा हूँ। एक व्यक्ति अगर किसी संस्था को डोनेशन देता है, उस व्यक्ति का डिसीजन होना चाहिए कि भाई वो अनोनिमस रहे या उसका नाम रिवील हो। ये बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आप आज जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, आप किसी हॉस्पिटल को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, या किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूशन दें, यूनिवर्सिटी को दें, स्कूल को दें। कई व्यक्ति हैं जो कहते हैं जी हमारी एक प्लैक कार्ड लगाई है कि हमने डोनेशन दिए। ठीक है, ओके। विदेश में होता है, आप देखिए विदेश में दुनिया भर में चेयर्स होती हैं,
देर आर सेंटर, देर आर बिल्डिंग्स जो व्यक्तियों के नाम पे, बिकॉज उन्होंने एक एंडाउमेंट दी है वहाँ पे ओके यूनिवर्सिटीज़ में। राइट टू बी नोन और नॉट टू बी नोन एक आदमी का पर्सनल राइट है, ठीक है, मान लिया मान लिया। अगर एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेक से डोनेशन देता है, वो चाहे रूलिंग पार्टी को दे, ऑपोजिशन को दे, या थर्ड फ्रंट को दे, या किसी इंडिविजुअल एंटिटी को दे, उसको एक कंसर्न है कि जी जो पावर में आएगा वो मेरे को तंग करेगा, भी आपने ठीक दूसरे है, को क्यों दिया। मैंने ये भी मान लिया मान लिया। असल मुद्दे पर आइए ना। असल मुद्दा उसमें यह है, एसबीआई एक सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उन सारे बॉन्ड्स की डिटेल जानकर यह देख सकती है विपक्षी पार्टियों को कौन से उद्योगपति ने चंदा दिया, जबकि विपक्षी दल ये पता नहीं लगा सकते कि केंद्र सरकार को, रूलिंग पार्टी को किन उद्योगपतियों ने चंदा दिया। तो ये तो अनफेयर हुआ ना। नहीं, देखिए, इट इज बहुत गलत है कहना। मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं कि एसबीआई एक सरकारी बैंक है तो वो डिटेल्स देगा। हम कोई बनाना रिपब्लिक में नहीं रह रहे कि आप अपने बैंकर, आप गवर्नमेंट बैंकर को बोलोगे भाई शो मी दी डिटेल्स, वो दिखाएगा। देयर इज सम रूल्स, देयर इज सम एसेंस, देयर इज सम सीक्रेसी। नहीं तो आप कल को बोलेंगे कि भाई देयर आर गवर्नमेंट्स व्हिच हैव टू अंडरराइट एक्सपेंसेस ऑन द एग्जीक्यूटिव साइड और द जुडिशियल साइड। अच्छा, मतलब सरकार नहीं देख सकती, आप ये कह रहे हैं? एसबीआई नहीं दिखाएगा सरकार को डेटा? एब्सोल्युटली, देयर हैज टू बी सम सैंक्टिटी अच्छा, ऑफ प्रोसेस। और इस आरोप पर आप क्या जवाब देंगे कि क्विड प्रो क्वो था उसमें? आई डोंट थिंक उद्योगपतियों से पैसा लिया, आई डोंट थिंक सो। उनके यहाँ रेड डाली गई जिन्होंने नहीं दिया, एक्सटॉर्शन किया गया, देखिए, और उनके केस बंद कर दिए गए, उनको बेल मिल गई पैसा देने के बाद। ये सारी, देखिए, बेल देना ना देना अगेन इज अ जुडिशियल प्रोसेस। लेकिन आपको भी पता है सरकारी जो एजेंसी होती है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, उसके हाथ में भी पावर होती है बेल की आर्गुमेंट के समय भी। नॉट रियली। सी, आप you can't say कि भाई I will today not oppose a bill and tomorrow oppose a bill because I've been instructed to do so. No, that is never the case. That is never the case. बड़ा क्लियर है कि कौन व्यक्ति किसको क्या कंट्रीब्यूशन दे, वो एक इंडिविजुअल वो है। एंड बॉन्ड वर अ नेसेसिटी। क्या अमेरिका में बॉन्ड्स नहीं होते? क्या वहाँ फेडरल बैंकर डिस्क्लोज करते हैं किसने कितने बॉन्ड्स इशू हैं और कितने के हुए हैं? अगर ये प्रिंसिपल दूसरे विदेशी कंट्रीज में चल सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है कि वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू लुक फॉर अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑल्सो, कि अगर कोई चीज ऐसे हो रही है तो ऐसी क्यों हो रही है? जरूर कुछ बात होगी, कोई कारण है। अच्छा। मैं आपको एक अलग आपको एक हटके एक आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात बताते हैं। मैं एक हटके एग्जाम्पल देता हूँ। ड्यूरिंग क्रिकेट मैचेस, सिंस मैं देखता हूँ, मैं इसलिए वहाँ का दे रहा हूँ, आपके टिकटिंग पार्टनर्स होते हैं। टिकटिंग पार्टनर्स आर नोन कंपनीज। यू विल हैव वन ऑफ द बेस्ट टिकटिंग एजेंसीज विच अ पर्सन जो नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं फॉर टिकटिंग बुकेट्स एक्सेट्रा। अब वो टिकट्स बेचते हैं ऑनलाइन, पर तब भी एक सवाल उठता है, जी टिकट तो अवेलेबल नहीं है, हमें तो टिकट मिल नहीं रही, हम खरीद नहीं पा रहे, हम तो पैसे देने को तैयार हैं। तो क्या इसका ये मतलब थोड़ी, और फिर उसमें एक थ्योरी बनती, नहीं देखो वो ना टिकट्स बस दिखाया जा रहा है कि बेच रही हैं, पर वो एक्चुअल सारी ना जमा कर ली है, वो जमा कर ली हैं, वो फिर अकेले में बेचेंगे, ब्लैक में बेचेंगे। दीज आर ऑल थ्योरीज। आज की डेट में अगर टिकट एक मैच की सेल होती है, एक आपके पास मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट के बाद आपकी सेल्स होती है, आपको पैसे मिलते हैं, वो एजेंसी आपको ट्रांसफर कर रही है पैसे। राइट। पर उसके बाद वो एजेंसी उन टिकट्स को होल्ड करके, देयर इज नो होल्डिंग, ब्लैक मनी नहीं, बात को ब्लैक मार्केटिंग नहीं करती है। लेट्स से यू बाय अ टिकट ऑनलाइन, आपके घर पे कोरियर आएगा। अच्छा, ओके। अब हम सिंस इधर बैठे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सालों साल पहले देयर वाज अ F1 ग्रांड प्री व्हिच हैपेंड इन द विसिनिटी। मैंने ऑनलाइन टिकट खरीदी, मेरे घर पे एक एनवेलप में टिकट आई। ठीक है। मैं गया वहाँ पे, पार्किंग साथ में आई थी, जाके देखा there are people, मतलब so much so the IPL is going on right now, people request me passes, I'm like, sir, I don't have passes, it's a franchisee driven event, they are team owners. Right. I got a call, no sir, I now went on to the ticketing partners app, I bought 7 tickets. खरीदी ना व्यक्ति ने। Okay. हाँ।
तो आपके पास तो बड़ी रिक्वेस्ट आती होंगी रोहन जी। देखिए, रिक्वेस्ट नो रिक्वेस्ट, और हर तरह के लोगों से आती होंगी। आप नहीं केटर कर सकते। मैच दिखा दीजिए आईपीएल का, ये टिकट दे दीजिए। आप केटर नहीं कर सकते। मतलब मेरा मानना है कि जो तो टीम के पास होती है ये सारी टिकट्स। फ्रेंचाइजी के राइट्स हैं, उन्होंने टीम खरीदी है तो टिकटिंग राइट्स उन्हीं के पास है, वही बेचते हैं। मतलब आपको एक बात बताऊं, विद इन द रोल ऑफ क्रिकेट हर किसी को एक मतलब देयर आर 3 मिसकंसेप्शंस व्हिच अ पर्सन हैज, नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर बट इंडिविजुअल्स। 1 कि जी स्टेडियम तो इनके कंट्रोल का है तो ये कुछ भी नंबर ऑफ टिकट्स दे सकते हैं, राइट? इट इज नॉट द केस। एट द एंड ऑफ द डे हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं बोर्ड पे, हमारे को चाहे बायलैटरल हो या आईपीएल हो, आईपीएल में तो हमारा से नहीं है, बायलैटरल भी है तो हमें टिकट सेल करके एक रेवेन्यू तो जनरेट करना है। हाउ डू यू कीप द इंजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग? यू कांट। ठीक है। दूसरा, ये किसी भी प्लेयर को कहीं भी खिला सकते हैं। आप समझ रहे बात को? उस प्रोसेस में हमारी जीरो से है। ओके। हम देर आर फॉर्मर क्रिकेटर्स, जो आपने बात करी थी एडमिनिस्ट्रेटर्स की, देर आर फॉर्मर क्रिकेटर्स जिनकी एक एडवाइजरी कमेटी होती है, वो सिलेक्टर्स, कोचेस एक्सेट्रा बनाते हैं। हम लीग्स कराते हैं, लीग से प्लेयर्स ऊपर आते हैं, देन देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। सो आई कांट मेक एनीवन प्ले। और थर्ड, दैट आई हैव सम NH supply of cricket bats and cricket equipment to give people. These are not the true factors. Okay. अच्छा, मेरे जहन में एक और अभी सवाल आया, 2 सवाल आए इनफैक्ट आपके पिताजी से जुड़े हुए। हाँ जी। जब अमित शाह के ऊपर, अब तो गृह मंत्री हैं, उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष थे, लेकिन जब उनका बुरा समय आया था यूपीए सरकार के समय, तब हम बहुत सुनते हैं कि अरुण जेटली जी ने उनकी कानूनी तौर पर बहुत मदद की थी, उनके केसेस संभाले, पूरा कानूनी उनको एडवाइज किया और पूरा उस मुश्किल से निकाला। कुछ आपकी यादें हैं उस समय की? देखिए, मैं केवल इतना कहूँगा कि ये मेरे फादर साहब के वो रिश्ते हैं जो सदियों पुराने हैं, डेकेड्स ओल्ड। एंड मेरा कोई ऐसा मतलब मैंने इनको सबको देखा हुआ है अपने इकोसिस्टम में पहले, और आज भी ही इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन्स दैट यू कैन कम अक्रॉस। आज भी फादर साहब के जाने के बाद ही इज अ गाइडिंग फोर्स फॉर मी। आपसे बातचीत होती है? बिल्कुल होती है, इज अ गाइडिंग फोर्स। आप उनको क्या कहते हैं? नहीं, वो देखिए, अमित भाई को क्या कहते हैं आप? नहीं, अमित भाई इज लाइक अ फादर फिगर। उनका जो निर्णय होता है अबाउट थिंग्स इज फाइनल। आप अंकल बोलते हैं? नहीं, ही इज अमित भाई टू एवरी। अमित भाई, बिल्कुल। एक डिसिप्लिन है, देयर इज नो। और बचपन से आप उनको, क्योंकि पहले से जानते होंगे ना? देखिए, बचपन में छोटे थे एंड आई हैव सीन हिम अक्रॉस ईयर्स ड्यूरिंग हिज the time when he had some problems and difficulties. And I know that my father and him were very close across that, but I don't have the details as to what was being discussed. No, absolutely. I have no idea about those. नहीं, वो तो। But I'm absolutely clear कि he's such a humble person that even after my father's demise, उन्होंने एक मतलब he has looked out for everyone, whether be good or bad, on a very personal level. Yes. As a guiding force. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इसमें। Okay. और जय शाह से आपकी मुलाकात कब से है? जान पहचान कब से है? देखिए, जय भाई I have known for a long time. बचपन से? मतलब I have known him for more than 10 years, 15 years now. Okay. And मेरा इतना मानना है कि he is like an elder brother to me. Okay. And जब से बिकॉज ऑफ क्रिकेट हमारी ज़्यादा इंटरेक्शंस होती है ना, हमारा बड़ा क्लियर मानना है कि कैसे क्रिकेट को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जाए। एक सवाल और है जो मेरे जहन में आया, वो ये, जब नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की लड़ाई चल रही थी, जद्दोजहद बीजेपी में, जो पुराना कैंप था वो उसके खिलाफ था। जेटली जी ने, राजनाथ जी ने उस समय मोर्चा संभाला दिल्ली में। उस समय की आपकी कोई जानकारी, कोई ओपिनियन है कि जेटली जी ने उस समय नरेंद्र मोदी का समर्थन
क्यों किया था? क्या उनको पहले से पता था कि मोदी जी में वो काबिलियत है कि वो इतने बड़े नेता बन सकते हैं? देखिए मैं इस सवाल का एक थोड़ा हटके जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर किसी का काम खुद देखा जाता है। मोदी जी एज चीफ मिनिस्टर गुजरात मॉडल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, कॉलेजेस, आपने ओवर द ईयर्स देखे अप टू 2013-14, एंड चेंज हर जगह होता है। चेंज एक ऐसी चीज़ है जो इनएविटेबल है, हर जगह होगी। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ सालों बाद हम लोग कहीं और बैठे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चेंज हर जगह होता है। एंड मेरा मानना है कि ये एक पार्टी का निर्णय है जो कि इंटरनली पार्टी डिसाइड करती है ऑन द वे फॉरवर्ड। एंड उस समय पे कीपिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द जनरल कंडीशन ऑफ द कंट्री, मतलब आप आज अगर हम बैठ के बात करें 2013 में हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन क्या थी, इंटरनल सिक्योरिटी पोजीशन क्या थी, और किस सिचुएशंस पे आप क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे थे। मतलब ग्लोबली आप ट्रैवल करते थे, आज आपको जो वेलकम और रिसेप्शन मिलता है इज नॉट व्हाट यू वर गेटिंग। यानी अरुण जी ने ये देखकर कि शायद इकोनॉमिकली देखिए देश को इस मुसीबत से नरेंद्र मोदी ही बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, इट्स नॉट ओनली अरुण जी, बट इट्स द पार्टी इन टोटल, आई वुड से दैट। ठीक है, अब रैपिड फायर राउंड। रोहन जेटली, तैयार हैं आप? छोटे सवाल होंगे लेकिन जल्दी जल्दी छोटे छोटे जवाब देने होंगे आप। बिल्कुल। ओके, रोहन जेटली, देश का सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता आप किसे मानते हैं? बेस्ट स्पीकर? आप अरुण जेटली का नाम भी ले सकते हैं। In his lifetime, I would take his name. ओके, अरुण जेटली। And उसके बाद I would go with Prime Minister, sir. अमित मोदी, नरेंद्र मोदी। मोदी जी। ओके, देश का बेस्ट लॉयर आप किसे मानते हैं? Today, आप पुराने नाम भी ले सकते हैं। someone who's not between us, Mr. Surabji and Faleena Rehman. ओके, In the living persons, I would go with 3 names. One would be Mr. Salve, Mr. Rohtgi, Mukul Rohtgi, Harish Salve, and the third person I would go with is Dr. Singhvi. सिंघवी। ओह, मैं सोच ही रहा था कि कपिल सिब्बल और सिंघवी में से एक का नाम तो आप जरूर लेंगे। बट गुड। See, I have to be very fair. This is my professional assessment. बिल्कुल सही है। और सबसे अच्छा वकील जिसने पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा अच्छा किया हो? बहुत सारे हैं। ऐसा वकील जिसने पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा नाम कमाया हो? There are many, I would say, because legal, मतलब there was a time कि पार्लियामेंट में ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस जो एक्टिवली इंगेज करते थे इन डिबेट्स वर लॉयर्स बाय, खासतौर से राज्यसभा में। खासतौर से राज्यसभा में। मतलब चंद साल पहले तक बहुत सारे राज्यसभा मेंबर्स थे जो वकील थे एंड मान्यवर वकील थे। ओके, एक नाम चुनना मुश्किल है, पर उसी से चुनना मुश्किल है। इसी से मेरे जहन में आया, क्या अरुण जेटली के मन में इस बात का दुख था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे? देखिए, अमृतसर से हार गए थे। मैं आपको एक बात बताऊं, वो बिल्कुल एक पार्टी वर्कर थे दिल से। क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज थी और कुछ एक्सप्लोर करने की? आई एम श्योर थी, होंगी, बट कहीं ना कहीं उनको आइडिया था जब वो अमृतसर गए लोकसभा चुनाव हार सकते हैं। बिल्कुल, पर पार्टी का फैसला मान कर गए। पार्टी का निर्णय, सी वी आर पार्टी मैन, मतलब मेरे भी रगों में पार्टी का खून है। सो मतलब इट्स नॉट कि मैं क्वेश्चन करूंगा कि पार्टी ने अगर कोई निर्णय लिया। ठीक है, ओके। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? आई वुड गो विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, जस्ट ऑन द डेवलपमेंट पाथ। ओके, बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? कीपिंग माय एज इन माइंड, इट्स समवन दैट आई सीन। बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का? अब तक का पुराने नए आप सब उठा सकते हैं। Presently, I would go with the 2 names is for present chief ministers. Yes. I would go with Yogi Adityanath ji UP and Dhami ji in Uttarakhand. Okay, all right. Again, law and order ठीक है, for UP. ओके। सबसे शार्प पॉलिटिकल माइंड अब तक का किसका रहा है, किसे मानते हैं? चाणक्य, राजनीति के चाणक्य।
अमित शाह। अमित शाह। देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानते हैं? कीपिंग मोदी जी छुट्टी नहीं लेते। नहीं, एज इन माइंड एंड द नंबर ऑफ आवर्स। ओके। देश का सबसे प्रॉमिसिंग युवा नेता किसे मानते हैं? अनुराग जी। अनुराग ठाकुर। Yeah. ओके। अरुण जेटली के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? आप 2-3 नाम भी ले सकते हैं। On a personal level or यस, पर्सनल लेवल। राजनीति के नाम भी ले सकते हैं आप। I would say between his closest friends was Mr. Karanjawala, Ryan Karanjawala, lawyer, and Mr. Rohतgi, Mukul Rohतgi. ओके ओके। अब क्रिकेट से जुड़े हुए रैपिड फायर के सवाल। देश का बेस्ट बल्लेबाज बैट्समैन आप किसे मानते हैं? Present form, I would go with Virat. विराट कोहली। Yes. बेस्ट बॉलर किसे मानते हैं? Right now, I would go with Bumrah. बुमराह। बेस्ट कैप्टन? In the past or the कोई भी नाम उठा सकते हैं। I would go with Saurav Ganguly and MS Dhoni because they were at a point where cricket was evolving. दिल्ली का बेस्ट कैप्टन कौन रहा है? See, Delhi's had too many. अब मैंने फंसा दिया आपको। No, Delhi's had too many players, but I would still go with the ones who played for the country. I would go with Gautam Gambhir and with Virat's name on this one. ओके। और दिल्ली का बेस्ट क्रिकेटर? ये पहले वाला सवाल कैप्टन का था। देखिए, मेरे बारे में मतलब फेयर नहीं है अगर मैं इस बारे में जवाब दूं बिकॉज फॉर मी दिल्ली से बहुत क्रिकेटर बढ़िया बढ़िया बहुत निकले हैं। क्रिकेटर्स निकले हैं बट आई वुडंट want to pick on one ठीक है, name. मैं समझ गया। Okay. Because we've had players in the 83 World Cup team across the board. Yes. We've had players in multiple teams उसके after बाद तो that. बहुत सारे आए। So, Yes. मतलब being in the position सहवाग, गंभीर, युवराज सिंह दिल्ली में बिल्कुल। खेलते थे। युवराज सिंह पंत, पंजाब से। हाँ, पर दिल्ली में भी खेलते थे। पंत is from here, पंत। everyone's from here. मेरे पोस्ट के चक्कर में फेयर नहीं अगर मैं कोई एक नाम लूं। ठीक है, मैं actually. समझ गया। हाँ जी। बेस्ट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर अब तक का आप किसे मानते हैं? I would go with Dalmia Shah back in the day, and I would go with the present administration because you're seeing the big evolutions in cricket happening. मतलब जय शाह। Jai Shah. Okay. To an extent, yes. इन टीम इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पा रही है 2011 के बाद से? देखिए, वर्ल्ड कप जीतना, I would say मैच जीतना. किस्मत कह सकते हैं क्या? लक है बस, हो जाएगा। There are multiple factors. ठीक है। मतलब multiple factors मतलब मैं आपको बताऊं, हाँ। ground conditions, pitch conditions, players mentality. राइट, मैं समझ गया। मतलब लक। multiple. ओके। आरसीबी आईपीएल क्यों नहीं जीत पाती है? There's no, I don't have an answer for that. Okay. Again, it's a share. They've been having a spate of bad luck, I would say. ओके। बेस्ट आईपीएल टीम कौन सी है? Today, हाँ। in the past, I would say it's between Chennai and Mumbai. आपकी फेवरेट? डीसी। I don't have. DC. I don't have a favorite team. I follow them all naturally. ओके। क्या बीसीसीआई में परिवारवाद है? नहीं, बीजेपी में परिवारवाद है? नहीं. कांग्रेस में परिवारवाद है? History is different, but facts state for itself. ओके। क्या लीगल फ्रेटर्निटी में इसमें कानूनी क्षेत्र में परिवारवाद है? नहीं, it's mostly performance driven. You might get an opportunity, but if you fail, you won't get a second. ओके। अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द या पहला थॉट आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। जय शाह। Friend, administrator, बांसुरी स्वराज। friend. वो भी तो वकील हैं, पुरानी जान पहचान है। हाँ, मतलब she's a friend. She's a professional colleague. I've known her, 10, 12, 15, 20 साल से जानते हैं? but 15 years. वो 15 साल से। ओके। पूनम महाजन। Acquaintance. I've known her for many years क्या? now. प्रतिभा आडवाणी। Older sister. ओके। मैं ये सारे नाम ले रहा हूँ जो आपके अरुण जेटली जी के समकक्ष नेताओं के बच्चे। पंकजा मुंडे। I've known her as an accomplice. ओके। आदित्य ठाकरे। I've socially met him, but nothing beyond. क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? Great potential. हाँ, पोटेंशियल है। तेजस्वी यादव। I don't know him. ओके। अखिलेश यादव। Good individual with a great spirit on doing things, but deliverables नहीं होते हैं. ओके। उन्होंने तो पूरा चुनाव लड़ दिया था काम बोलता है पे।
अपनी 5 साल की सरकार के बाद? उमर अब्दुल्ला जुड़े रहे हैं वो भी क्रिकेट से? फारूक अब्दुल्ला नहीं, उनका जुड़े रहे परिवार? हैं. I've known them on a social level. ओके. अनुराग ठाकुर? Friend, mentor, colleague. महबूबा मुफ्ती? No interaction. नो. ज्योतिरादित्य सिंधिया? Older brother, someone who guides me. I've known him. Oh, okay. कब से? He is someone who I think was very close to my father, despite being on a personal level because of my father's closeness with Madhav Rao ji. ओके. And now it trickles down. हाँ, वो भी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में थे. माधव राव जी, ज्योतिरादित्य? Absolutely. And not just administration, these are personal, close family friends. अच्छा. Yeah. ओके. वैभव गहलोत? Known him because of his role as RCA president. यस. क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? Good administrator. गुड. ओके. नकुल नाथ? I don't have any No? interaction with him. सुप्रिया सुले? I've known her socially. Good administrator on terms of in her parliamentary constituency. शरद पवार? Pawar Saab has been a mentor for most of people in cricket, and the IPL etc. started during his era. So, all So the you credit- have respect for him? Yeah, yeah. सचिन पायलट? I've known him only because of personal interactions, nothing beyond that. ओके. जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह? I know RPN Singh because of the party. ये सारे बीजेपी में आ गए ना, तो क्यों राहुल गांधी का सारा युवा जो ब्रिगेड था वो बिखर के इधर आ गया, या बीजेपी ने तोड़ लिया? I don't think Toda. There's a difference. अच्छा. I think there was a saturation of growth that most of them felt. ओके. If I can put it in one sentence. ना, मैं समझ गया. ओके. पंकज सिंह? I have known Pankaj ji because of the party. ओके. अजीत पवार? No interaction. राहुल गांधी? No, I've just कोई known. राय तो होगी आपकी, राजनीतिक राय होगी. अरे आपकी पार्टी के सबसे बड़े विरोधी नेता हैं. I would say immature. इमेच्योर? Because he needs to come across as a far. Certain statements lately have not been spot on data. ओके. प्रियंका गांधी? Smart. या? Very smart. Yeah. ओके. रॉबर्ट वाड्रा? I have limited. सोनिया गांधी? She's very wise and an elderly person. ओके. राजीव शुक्ला? Mentor. रॉजर बिन्नी? He's one of the most, like today, for instance, as an administrator of my interaction, he's one of the most efficient administrators who's working behind a curtain. हाँ, लो प्रोफाइल. Low profile. पर्दे के पीछे काम करते पर्दे के हैं पीछे और काम दिखते नहीं है, पर काम बहुत होता है. Absolutely. सौरव गांगुली? Exceptional cricketer and a very good cricket administrator when I saw him as BCCI ओके. president. गौतम गंभीर? A very dear friend and an exceptional cricketer. लोग बोलते हैं बहुत तुनक मिजाज थे, खूब झगड़ा करते थे सबसे. That's fine. That's a personal attitude of a person. It's not. हटा क्यों दिया उनको इस बार? टिकट क्यों काट दिया? Again, मेरे को आइडिया नहीं. ओके. वीरेंद्र सहवाग? Exceptional cricketer and a good friend to his friends. बीजेपी में क्यों नहीं लाए उनको? सुनते Again- थे हम आएंगी, चर्चा Again- होगी. Again, Manak ji, something जो is above my stature. ओके. युवराज सिंह? An great cricketer, and he's the comeback that he made out of an illness was actually a sense of. I would say that was it was a learning for people. यस. That how from the worst you can come out and be back there. ओके. कीर्ति आजाद? कीर्ति आजाद ने आपके पिता के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई. See, I would say that I'm sure he was a good cricketer in his age group, and he has always had his own opinions and thoughts. You can have a difference of opinion, but there are certain बाउंड्रीज यू शुड नॉट boundaries that क्रॉस. you should maintain. वो अगर करप्शन करते थे अरुण जेटली के राज में, डीडीसीए में करप्शन हुआ. आप मेरे को ये बताइए, इन्होंने यही चीज़ को लेके सेम जुमला जो था इनका करप्शन एंड डीडीसीए का, इसको लेके इन्होंने 2-4-6 व्यक्तियों को सन 2014 में दिया. उसका क्या कंक्लूजन निकला?
जब अरुण जी ने एक डेफर्मेशन केसेस फाइल किए इस विषय को लेके, तो उन व्यक्तियों ने एंड ऑफ द डे उस चीज़ पे एक माफ़ी मांगी है। ओके, अरुण जेटली। तो उनको जो डेटा दिया गया, ऑब्वियसली मतलब यही सारा डेटा था जो कीर्ति भाई कहते थे सबको। ठीक है, अरुण जेटली। A very caring person, soft-hearted person, I would say. A loving father and a very wise, progressive person for the country. सबसे मतलब ज्यादा क्या मिस करते हैं आप उनके बारे में? his opinion, his guidance. अमित शाह। As जैसे पहले कहा था चाणक्य, ओके, Of- नरेंद्र मोदी। he's again मतलब PM साहब is one of the most caring individual. मतलब he's soft-hearted, but again completely towards the development of the country, focused. ओके, रोहन जेटली, थैंक यू सो मच इस चाय वाला इंटरव्यू के लिए। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ ये बातचीत करने Thank में। you. थैंक यू।